Hello everyone, welcome to our YouTube channel Achievers of Science and Commerce. Myself Sarthak Dhawan and I am going to teach you business studies of class plus 2. In our previous lecture, we have started a new chapter to be known as chapter number 9 to be known as financial management. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हमने 60% चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे. ठीक है जी, अब थोड़ा सा रिमेनिंग पोर्शन हम आज की क्लास में कंप्लीट करके इसको पैकअप करेंगे और देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस बने हैं. एग्जामिनेशन पैटर्न देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस बने हैं प्रीवियस ईयर्स में. तो अगर हम बात करते हैं अपनी प्रीवियस क्लास की, तो हमने कंप्लीट कर लिया था अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब डिसीजंस तक. फाइनेंशियल डिसीजंस के बाद हमने ये भी कर लिया था फाइनेंशियल प्लानिंग का कॉन्सेप्ट. राइट. अब हम आज बात करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर की. एक ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल स्ट्रक्चर कैसी होती है. आपको पता होगा कैपिटल स्ट्रक्चर जो है, एक तो हमारी फिक्स्ड कैपिटल होगी जो एक हमारी एसेट्स में इन्वेस्टमेंट है. ठीक है, वो इलिक्विड होती है, लिक्विड नहीं होती, वो एक ब्लॉक हो जाती है हमारी इन्वेस्टमेंट, वो हमारी फिक्स्ड कैपिटल बन जाती है. तो एक तो होता है फिक्स्ड कैपिटल स्ट्रक्चर और एक होता है वर्किंग कैपिटल. ठीक है जी. अब कंपोनेंट्स अगर हम बात करें कैपिटल स्ट्रक्चर की, तो एक तो पहली बात जो अगर मैंने पहले एक डेट से हम फंड रेज करते हैं और एक इक्विटी से. डेट से जब हम फंड रेज करते हैं तो डिबेंचर्स, ठीक है, इसमें इक्विटी में होते हैं तो दे आर द इक्विटी होल्डर्स आर द ऑनर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो अगर हम कंपोनेंट्स दो होते हैं, ऑनर, शेयर होल्डर्स, फंड्स, इक्विटी. दे रेफर टू द शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड रिटेन्ड अर्निंग्स. बोरोड फंड्स की अगर बात करें, दे रेफर टू द फाइनेंस रेज्ड फ्रॉम डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स. तो हो गई. अब अगर बात करें कैपिटल स्ट्रक्चर कैन बी कैलकुलेटेड एज डेट इक्विटी रेशियो. डेट इक्विटी रेशियो हमने अगर आपने मेरे अकाउंट्स के भी लेक्चर्स अच्छे से देखे हैं, हमने उसमें फाइनेंशियल अपने अकाउंटिंग रेशियोज का चैप्टर डिटेल में करा है. ठीक है जी. अकाउंटिंग रेशियोज में मैंने एक डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला बताया था. और क्या होता है वो फॉर्मूला? डेट ओवर इक्विटी. डेट ओवर इक्विटी मतलब डेट कितना है इक्विटी के कंपैरेटिवली. ठीक है जी. या अब अगर एज अ डेट आउट ऑफ टोटल कैपिटल, हायर यूज ऑफ डेट इंक्रीज द फाइनेंशियल रिस्क. अगर हमारा डेट ज्यादा है तो इसका मतलब अगर डेट इक्विटी मान लो आ रही है 2:1 मतलब 2:1, तो इट मीन्स हमारी जितनी इक्विटी है उससे डबल हमारा डेट है आइदर बाय डिबेंचर्स और ये. ठीक है. अगर हमारा उल्टा आ रहा है, मीन टू से 1:2, इट मीन्स हमारी जो होल्ड है फर्म ऑर्गेनाइजेशन में उसमें ऑनरशिप ज्यादा है ना कि डेट. मतलब डेट इज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द इक्विटी. जितनी इक्विटी है उसका हाफ है हमारा डेट. तो ये हमारी डेट इक्विटी रेशियो हमने सीख चुके थे. अगर हम आगे अपनी बात करें, आगे की बात करें तो उसके बाद फाइनेंशियल लीवरेज. फाइनेंशियल लीवरेज हमारी कैसे पता लगेगी? डेट ओवर इक्विटी. ठीक है. डेट इंक्रीजेज द कॉस्ट ऑफ फंड डिक्लाइंस बट रिस्क इंक्रीजेज. कैसे होता है? जब हमारी डेट अगर मान लो डेट इक्विटी रेशियो ज़्यादा आ रही है, मतलब डेट हमारी इक्विटी से ज़्यादा है, तो हमारा क्या होगा? कॉस्ट ऑफ जो है ना वो डिक्रीज हो जाता है. मतलब कैसे कि इक्विटी होल्डर्स के लिए हमें इक्विटी रेज करते वक्त हमारी ना कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है इनिशियली. जैसे पब्लिक इशू लेके आना, मतलब इशू ऑफ शेयर्स, मतलब लिस्ट करवाने सेबी से, अलग अलग फॉर्म्स, अलग अलग फॉर्मेलिटीज, अलग अलग खर्चा हर जगह पे. ठीक है. रेज करने का, ट्रेडिंग करने का, मतलब बहुत सारे इनिशियली कॉस्ट हमारी लगती है एक बार इक्विटी से फंड रेज करते वक्त. ऑन द अदर हैंड अगर हम डेट से, डिबेंचर्स, बॉन्ड से फंड रेज कर रहे तो हमारी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है. बट डिबेंचर के केस में हमारा रिस्क इंक्रीज होता है. मतलब डिबेंचर होल्डर्स मस्ट बी पेड प्रायर देन इक्विटी और प्रेफरेंस होल्डर्स. अगर हम बात करें ना पेमेंट्स की, तो डिबेंचर्स को सबसे पहले प्रॉफिट्स में से दिया जाता है, पहले दिया जाता है. उसके बाद अगर कुछ बच जाता है तो फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाता है. फिर उसके बाद भी अगर कुछ बच जाता है तो मिलता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को. ठीक है जी. तो रिस्क ज़्यादा है. ठीक है. डेट के केस में और इक्विटी के केस में रिस्क कम है बट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है. ठीक है. अब उसके बाद अगर हम बात करें एक सम की, एक एग्जांपल उसने दी है, केस ऑफ फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज. फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज कब होगी?
आपको सम भी आ सकता है एग्ज़ाम में। फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज कब होगी जी? जब हमारी, जैसे फॉर एग्जांपल शेयर कैपिटल हमें दी हुई है, शेयर कैपिटल दी हुई है ये कंपनीज हैं ए बी सी की 10 लाख 4 लाख 6 लाख 10 लाख 4 लाख 6 लाख, ठीक है जी। उसके बाद शेयर कैपिटल है एट द रेट ₹100 ईच है, 100 रुपये का एक शेयर है जी। उसके बाद लोन जो है 15% पे उसका है, 15% पर एनम, 6 लाख 4 लाख, इसका कुछ नहीं है, 6 लाख 4 लाख। मतलब क्या, ये क्या कर रहा है आपको समझ लग रही है? इस पहले केस में उसने सारे का सारा कंपनी ने क्या किया, फंड रेज करा पूरे का पूरा इक्विटी से, ठीक है, लोन से कुछ भी नहीं करा। और बी के केस में 4 लाख उसने इक्विटी से रेज करा, 6 लाख उसने डिबेंचर या लोन से रेज करा। और सी के केस में 6 उसने करा इक्विटी से, 4 उसने ऐसे करा। तो अर्निंग, जैसे मान लो इसके बाद आता है अर्निंग बिफोर EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस हमारा बनता है फॉर एग्जांपल 3 लाख, तीनों का हमारा 3 लाख बन रहा है अर्निंग बिफोर। ये इसमें पता लगेगा कि कौन सी कॉस्ट हमें, ये फाइनेंशियल लीवरेज की कौन सी हमें फेवरेबल रहता है। इक्विटी से फंड रेज करना हमारे लिए फेवरेबल है कि डेट से फंड रेज करना फेवरेबल है। मान लो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस में इनटू से प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट हमारा बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस ये आया, तीनों कंपनीज के केस में 3-3 लाख। अब बट जो लोन है 15%, जो इंटरेस्ट है वो मैंने बोला सबसे पहले देना पड़ता है अर्निंग में से। अर्निंग में से जो इंटरेस्ट है सबसे पहले एट द जो 15% पर एनम का इंटरेस्ट था, इस केस में कुछ नहीं देना पड़ेगा। इस केस में हमें 6 लाख पे 15% देना पड़ेगा, मीनटू से 90,000, और दूसरे केस में 60,000 होगा। और अब हमारा अर्निंग बिफोर टैक्स कितना हुआ? ये तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हो गया ना, इंटरेस्ट माइनस कर दिया, अब आया हमारा अर्निंग बिफोर टैक्स। अर्निंग बिफोर टैक्स इसका 3 लाख का 3 लाख रहा, इसमें 3 में से 90 गया, मीनटू से 2 लाख 2.1 लाख हो गया, 2,10,000, 3 में से 60,000 गया, 2.4 लाख हो गया। समझ लग रही है आपको? 2.4 लाख हो गया। अब इसके बाद जो टैक्स होगा माइनस टैक्स एट द रेट 50%, 50% का टैक्स है जी। 1.5 लाख 1,05,000, 1,05,000, 1,20,000, ये 1.5 लाख, ये 1,05,000 और ये 1,20,000। अब उसके बाद हमारी अर्निंग आफ्टर टैक्स कितनी आ गई? अर्निंग्स आफ्टर टैक्स कितनी आ गई? 3 में से 1.5 के 1.5, 1.5 लाख, 2.1 में से 1,05,000 और 1,20,000, ठीक है। अब इसके बाद सबसे ज़्यादा अर्निंग्स जो हैं, अब देखो ना, 1.5 लाख इस केस में हमारा अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया। इस केस में चाहे हमारी अर्निंग आफ्टर टैक्स ज़्यादा आया, बट उतने हमारे शेयर होल्डर्स भी तो बांटने खाने वाले पे तो ज़्यादा हैं। अर्निंग मीनटू से अर्निंग पर शेयर तो कम ही होगा। 1,05,000 आया, 1,05,000 के केस में हमने 4 लाख सिर्फ इक्विटी था, 6 लाख हमारा वो था, बाकायदा हमारा ये कम सबसे ज़्यादा आया। बट इसमें हमारी अर्निंग ज़्यादा होगी, अर्निंग पर शेयर ज़्यादा होगा, क्योंकि शेयर होल्डर्स बिल्कुल कितने हैं? 40,000, हाँ 40,000 सारे शेयर होल्डर हैं। 1,05,000 डिवाइडेड बाय 40,000 अगर करेंगे, इतना नोट कर लो पहले आप, ठीक है। अब आपको केसेस पता लग रहे हैं कि किस केस में हमें ऐसे फाइनेंशियल मैनेजर्स करते हैं। पहले हम देखते हैं कि क्या सबसे ज़्यादा हमें सस्ता पड़ेगा। बेनिफिट क्या हुआ? डेट वाले केस में क्या हुआ कि इंटरेस्ट हमारा पहले माइनस हो गया, जिसके कारण हमारी जो टैक्स लायबिलिटी है वो 3 पे नहीं, हमारी 2.1 लाख
2,10,000 पे लगी टैक्स लायबिलिटी, टैक्स कम लगा अगर हम अगर डेट रेज करते हैं। लेकिन दूसरे केस में अगर इक्विटी रेज करी है तो कुछ इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिली, 3 पे 3 का टैक्स लगा 1.5 लाख, तो हमारा टैक्स ज़्यादा गया सबसे ज़्यादा इक्विटी के केस में। ठीक है जी। अब उस दूसरी साइड में अगर इक्विटी से उसने ज़्यादा रेज करा है, डेट कम है, तो ऑब्वियसली बात है डिडक्शन भी कम मिलेगी, इसमें 90,000 की डिडक्शन, इसमें 60,000 की, तो 1.25 लाख उसने टैक्स पे करा, 1,20,000, जो कि इसके कंपेरेटिवली ज़्यादा है बट टोटली इक्विटी से कम है। तो इस केस में हमारा लास्ट में अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया 1.5 लाख, 1,05,000, 1,20,000। अब हमारी बारी है इक्विटी शेयर होल्डर्स को बांटने की, मीन टू से डिविडेंड बांटने की। पहले हम देखेंगे अर्निंग पर शेयर कैसे निकलता है। अब अर्निंग पर शेयर अगर की ईपीएस की बात करें, अर्निंग पर शेयर की बात करें कंपनी ए के केस में, बी के केस में और सी के केस में। ए के केस में हमारा है 1.5 लाख, 1,50,000, लेकिन हमारी जो 1 लाख रुपया है, 1 लाख शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है जी, क्योंकि 10 लाख कैपिटल थी ना, 1 लाख इसके शेयर होल्डर्स हैं, मतलब 100 रुपये का ईच है, सॉरी 10 लाख कैपिटल थी, 100 रुपये का ईच, 100 रुपये ईच शेयर था, तो हमारा ये 10,000 आ गया, 10,000 शेयर। अब दूसरे केस में 1,05,000 था, लेकिन शेयर होल्डर हमारे सारे 4,000 थे, और दूसरे केस में 1,20,000 था और शेयर होल्डर हमारे 6,000 थे। तो अर्निंग पर शेयर कितनी आगे रुपीज़ में अगर हम बात करें, इस केस में 15, इस केस में 26.25 और इस केस में 20। ठीक है जी। सबसे ज़्यादा अर्निंग शेयर होल्डर्स को इस केस में हुई, तो हम शेयर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से फेवरेबल कौन सा हुआ, अगर हम थोड़ा सा इक्विटी से रेज करें, मतलब कंट्रोल डिल्यूट ना करें, ज़्यादा करें हम लोन्स से रेज। ठीक है जी। अब अगर हम करें रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करें, रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए हम करेंगे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, ईबीआईटी की बात करें 3 लाख थी ना ईबीआईटी तीनों केसेस में, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस ओवर टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी थी, दोनों केसेस में 10-10 लाख, तीनों केसेस में 10-10 लाख थी ना, 10 लाख। तो हमारी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट हुई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 30% हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स होगी, वेयर द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15% विच इज लेस देन 30% रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारी जो ये है ना, क्या मतलब, ये हमारा अगर कंपनी ए की बात कर रहे हैं हम, तो 10 लाख उसने इक्विटी से रेज करा ना इन्वेस्टमेंट से, और 3 लाख उसका आया, तो रिटर्न 30%। लेकिन दूसरे केस में अगर हम बात करें, दूसरे में 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट था जी लोन बोरोइंग्स का। ठीक है, 30% ज़्यादा है कि 15% ज़्यादा, ऑब्वियसली 30% हमारे लिए कॉस्ट ज़्यादा है। ठीक है, रिटर्न हमें ज़्यादा देनी पड़ रही है, किस केस में, पूरा इक्विटी के केस में, पर 15% वुड बी बेनिफिशियल। तो लास्ट में हम लिखेंगे thus from the above example it is clear that shareholders of company B receive higher EPS than the shareholder of company A and C due to higher debt in the total capital of the company, therefore the optimum capital structure is that of company B। सबसे optimum capital structure किसका है, कंपनी B का। फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब हुआ कि इक्विटी से कम रेज करो दोनों से, इक्विटी से कम और डेट से ज़्यादा, ऑलवेज देयर मस्ट बी डेट शुड बी मोर देन इक्विटी। सो हमने डेट इक्विटी रेशियो में भी हमने सीखा था, हमने अकाउंटिंग रेशियोज के इसमें आइडल रेशियो क्या होती है, 2:1, डबल डेट होना चाहिए, इक्विटी कम होनी चाहिए, तो ये हम कर चुके थे। तो ये हमारा सम हो गया। ठीक है जी। अब उसके बाद है फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। जब कैपिटल स्ट्रक्चर्स के फैक्टर कौन कौन से इफेक्ट करते हैं जी, कॉस्ट ऑफ डेट,
कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ऑब्वियसली बात है, हम देखेंगे डेट की कॉस्ट क्या पड़ रही है, इक्विटी की कॉस्ट क्या पड़ रही है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो की बात करेंगे, डेट सर्विस कवरेज रेशो की बात करेंगे। ये सारी चीज़ें हमारी कैश फ्लो पोजीशन से, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, टैक्स रेट, फ्लोटेशन कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट, फ्लेक्सिबिलिटी, कंट्रोल कंसिडरेशन, स्टॉक मार्केट कंडीशन, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये सारे फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर को। अब फिक्स्ड कैपिटल की बात करी थी तो हम फिक्स्ड कैपिटल पे आते हैं। फिक्स्ड कैपिटल इन्वॉल्व्स एलोकेशन ऑफ फर्म्स कैपिटल टू लॉन्ग टर्म एसेट्स और प्रोजेक्ट्स। लॉन्ग टर्म एसेट्स कौन से होते हैं? फिक्स्ड एसेट्स, मशीनरी, प्लांट, लैंड एंड बिल्डिंग, और हमारे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स पे अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना अमाउंट ब्लॉक कर रहे हैं, तो वो होती है हमारी फिक्स्ड कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है जी। फिक्स्ड एसेट्स इसलिए हम लॉन्ग टर्म फाइनेंस रेज करके फिक्स्ड एसेट्स को बाय करते हैं। मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है? लॉन्ग टर्म ग्रोथ कैपिटल डिसीजन इंपॉर्टेंट फॉर द फॉलोइंग रीजंस। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस लेते वक्त हमारे फॉलोइंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ, अगर हम इन्वेस्ट करेंगे फिक्स्ड कैपिटल में तो हमारी ग्रोथ लॉन्ग टर्म रहेगी। लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व, ठीक है जी। सब्सटेंशियल पोर्शन हमारा फिक्स्ड एसेट्स पे लग जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। रिस्क इन्वॉल्व्स high investment of huge amount. It affects the returns of the firm as a whole in the long term. Therefore, the investment decisions involve fixed capital influence the overall business risk of the firm. Obviously बात है, एक बार हम अपना अमाउंट ब्लॉक करके बैठ गए हैं प्लांट मशीनरी लैंड बिल्डिंग को, और कल को हमारा वो काम ना चला तो हमारा एक बहुत ही रिस्की नेचर हो जाएगा, इरिवर्सिबल डिसीजन। और एक बार जो अब हमारा फिक्स्ड कैपिटल में इन्वेस्ट कर लिया तो ये थोड़ा इरिवर्सिबल हो जाता है। सॉरी, इरिवर्सिबल कैसे? इरिवर्सिबल इन द सेंस कि एक बार आपने प्लांट मशीनरी ले ली तो आप उसको अब कुछ नहीं कर सकते उसको कैश में, क्या अगर कैश में करोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। वंस द डिसीजन इज टेकन तो आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है? नेचर ऑफ बिजनेस, स्केल ऑफ ऑपरेशंस, चॉइस ऑफ टेक्निक, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स, डाइवर्सिफिकेशंस, फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स, लेवल ऑफ कोलैबोरेशंस, ये कुछ हैं। ठीक है जी। उसके बाद वर्किंग कैपिटल की बात करें, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल होती है, नेट वर्किंग कैपिटल होती है। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मींस करंट एसेट्स, नेट वर्किंग कैपिटल मींस करंट एसेट्स लेस करंट लायबिलिटीज। ठीक है जी। नॉर्मली केस में हम अगर नॉर्मल वर्किंग कैपिटल की बात करें तो नेट वर्किंग कैपिटल की ही बात होती है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अगर कोई पूछे वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला तो वो हम एज्यूम करते हैं नेट वर्किंग कैपिटल दैट इज करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है जी। अब करंट एसेट्स वही होते हैं दोज एसेट्स हेल्ड इन द बिजनेस व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ कैश विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। जो एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट होने वाले एसेट्स होते हैं उसे हम कहते हैं करंट एसेट्स। फॉर एग्जांपल डेटर्स, स्टॉक, कैश। ठीक है जी। बिल्स रिसीवेबल और हमारा जो होते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है जी। ये सारे हमारे कौन कौन से हैं? ये करंट एसेट्स की फॉर्म्स हैं। स्टॉक्स और इन्वेंट्रीज, ये सारा कुछ। करंट लायबिलिटीज जो एक साल के अंदर अंदर हमें पे ऑफ करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल क्रेडिटर्स इज द मोस्ट एग्जांपल ऑफ करंट एसेट, और बिल्स पेबल, ट्रेड पेबल्स, ये सारे हमारे करंट एसेट्स हैं, करंट लायबिलिटीज हैं, सॉरी। अब ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है? ऑपरेटिंग साइकिल की अगर हम बात करें कि एक स्टॉक को कैश होते होते कितना टाइम लगता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कैश है, घूम फिर कर कैश कैसे बनता है? मान लो ऑपरेटिंग साइकिल कैसे चलता है? ऑपरेटिंग साइकिल चलता है, बताता हूं, एक साइक्लिकल नेचर का होता है। फॉर एग्जांपल एक ट्रेडिंग की अगर बात करें या एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न की बात करें, हमारे पास कैश है, कैश से हमने क्या लिया? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल से हमारे क्या बने? रॉ मटेरियल से हमारे बने फिनिश्ड गुड्स। या हम कह सकते हैं इन्वेंट्री, स्टॉक। अब स्टॉक के बाद हमने सेल करे, सेल करके या कुछ क्रेडिट सेल करा होगा, कुछ क्रेडिट सेल हुई होगी। ठीक है। डेटर्स खड़े हो गए हमारे जिनसे हमने पैसे लेने हैं।
डेटर्स जब पे करेंगे तो हमारा दोबारा कैश जनरेट हो जाएगा। फिर कैश आएगा, रॉ मटेरियल आएगा, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनेगा, उसको हम सेल करेंगे, सेल करके कुछ कैश सेल होगी और कुछ डेटर्स बचेंगे। अगर कोई कैश सेल ही हो रही है तो सीधी अकेली कैश सेल हो रही है तो यहाँ से सीधा फिर जनरेट हो जाता है, ये स्टेप मिस हो जाएगा। अगर क्रेडिट सेल हो रही है तो डेटर्स वाला स्टेप, फिर उसके बाद कैश सेल। ये साइक्लिकल एक सिनेरियो बन जाता है ऑपरेटिंग साइकिल का। ऑपरेटिंग मीन्स डे टू डे बिजनेस अफेयर्स, तो ऐसे ही हमारा साइकिल चलता है बिजनेस का। तो ये हमारा ऑपरेटिंग साइकिल की टर्म भी होगी। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को? नेचर ऑफ बिजनेस सबसे पहला, स्केल ऑफ ऑपरेशंस, बिजनेस साइकिल, सीजनल फैक्टर्स, प्रोडक्शन साइकिल, ऑपरेशन साइकिल, क्रेडिट अलाउड, क्रेडिट अवेल्ड, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स या टाइम लैग। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमें फैक्टर्स जो है इफेक्ट करते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को लेकर। एक तो हमारा बिजनेस का नेचर कैसा है, ऑपरेशंस कैसे हैं, बिजनेस का साइकिल कैसा है, सीजनल है कि नॉट सीजनल है, सीजनल फैक्टर्स हैं। कुछ हमारी आइस की फैक्ट्री है, 6 महीने काम है, 6 महीने नहीं है, तो कैसे हमारा कैश जनरेट होता है। प्रोडक्शन साइकिल, ऑपरेटिंग साइकिल, प्रोडक्शन का कितना टाइम लेता है, ठीक है जी। क्रेडिट अलाउड, कितना हमें क्रेडिट मिल सकता है, ठीक है। क्रेडिट अवेल्ड, कितना हमने क्रेडिट ऑलरेडी ले चुके हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स कितने में अवेलेबल है, रेडली अवेलेबल हैं कि नहीं है। टाइम लैग, कितना टाइम लगता है, कि जो सबसे इंपॉर्टेंट है वर्किंग कैपिटल में कि टाइम लैग कितना है, कि अगर हमने आज हमें पैसा, वर्किंग कैपिटल होता है थोड़ा शॉर्ट टर्म नेचर का, हम फाइनेंस करते हैं, लेते हैं, तो कितना हमारा जैसे ये कितने छोटे से पीरियड में कितने टाइम में हमारा कैश जनरेट दोबारा हो जाएगा। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में। तो ये हमारा कंप्लीट करता है चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो आप एक बार अपनी अपनी बुक्स में 2 मिनट लगाकर एक बार पेजेस को पीछे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आप एक बार देखो, ठीक है जी। कोई मेरे हिसाब से कोई टॉपिक नहीं छूटा, हमने अच्छे से पढ़ लिया। एक बार आप अच्छे से, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो गई, थियोरी तो आप पढ़ ही लोगे, थियोरी तो बंदा खुद बना लेता है, एक बार समझ होनी चाहिए, ठीक है जी। लैंग्वेज में आपको बता दिया, अब अगर आप वो चीज़ें दिमाग में रख के और पढ़ोगे तो सब समझ में आएगा। आज की क्लास हमारी कंप्लीट होती है, चैप्टर नंबर 9 हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है जी। और हमारी अब नेक्स्ट क्लास में नियर अबाउट 2 चैप्टर्स रहते हैं बिजनेस स्टडीज़ के। 9 का हो गया, 10 हमने पिछली में कंप्लीट कर दिया था। 11th एंड 12th 2 चैप्टर्स आर लेफ्ट ऑफ आर बिजनेस स्टडीज सिलेबस। उसके बाद पैकअप है जी। उसके बाद हम ट्राई करेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे एग्ज़ाम प्रिपरेशंस के लिए ट्राई करेंगे, और अगर आपको ठीक लगे तो हम टेस्ट कंडक्ट भी करेंगे। तब तक के लिए मैं, चलो अभी इस चैप्टर को हम पूरा ही पैकअप कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं 2 मिनट लगाकर कि कैसे कैसे क्वेश्चंस इस चैप्टर में बने हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आया लॉन्ग आंसर टाइप में 2013 में, व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, हाउ इज इट कैलकुलेटेड, डिस्कस 5 इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, ठीक है जी। वो पूछ लिया उसने, और पूछ लिया जी कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है, ठीक है, बुक में गिवन है। उसके बाद पूछ लिया फॉर्मूला, हाउ इट इज कैलकुलेटेड। हम ग्रॉस वर्किंग कैपिटल देखेंगे, उसका लिख देंगे ग्रॉस वर्किंग कैपिटल मीन्स टोटल ऑफ करंट एसेट्स, एंड नेट वर्किंग कैपिटल मीन्स करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है जी। तो ये हमारा वर्किंग कैपिटल हो गया। अब इसके बाद हो गया और एक बहुत, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इज एसेंशियल ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप। कमेंट, अगर कमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, उसने बोल दिया कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इज एसेंशियली ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप। इसका मतलब क्या मतलब कि डेट और इक्विटी का हमने इसमें रिलेशनशिप बताना है कि किस स्ट्रक्चर में हमारा इक्विटी से फंड रेज करना इजी रहेगा, अपने व्यूज़ देने हैं। इसका इसने आंसर कैसे दिया हुआ है, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसीजन इज रिलेटेड टू प्रपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी इन द कैपिटल स्ट्रक्चर, व्हाट प्रपोर्शन इज मेंटेन्ड एज द कॉस्ट एंड रिस्क, ठीक है जी। कौन से डिटर्मिनेंट्स बता देंगे, हम बताएंगे ऑन द वन साइड इक्विटी इज रिस्कलेस, ठीक है जी, ऑन द अदर साइड नो बेनिफिट बट इट डज नॉट हैव बेनिफिट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, ठीक है जी। ऑन द अदर हैंड डिबेंचर्स आर पेड फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, द इंटरेस्ट पेड आर डिडक्टेबल फ्रॉम द इनकम फॉर टैक्स कैलकुलेशन पर्पसेस, हायर रेट ऑफ रिटर्न मिलेगी, ठीक है, फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ये सारी चीज़ें हैं।
तो ठीक है जी, ऐसे ही क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चंस ही आए हुए हैं। ये चैप्टर इजी था और ये चैप्टर हम यहाँ तक रखते हैं। अब हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट है। अब हम नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 11 और 12 देख लेंगे। नया चैप्टर, फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जितना चैप्टर जैसे जैसे हो जा रहे हैं आप साथ साथ पढ़ते जाओ। और थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट एंड फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। डू लाइक, शेयर, कमेंट ऑन आवर वीडियोज़। इफ़ यू डिडंट सब्सक्राइब आवर चैनल, डू सब्सक्राइब। तब तक के लिए मीट यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।